नमस्कार बच्चों। आज हम एसएसटी में अपने जो दिया है सब्जेक्ट उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं। वैसे तो आपको पता है कोरोना की वजह से हमारी शिक्षा को बहुत ही नुकसान हुआ है, अतः हमें शिक्षा को और सही तरीके से और इसको जारी रखने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना ही है और जीवन एक संघर्ष है। जीवन के बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है। इस सत्य को जानना हमें बहुत जरूरी है। अतः हमें आज इस सब्जेक्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने सामाजिक विज्ञान विषय में अपने यहाँ जहाँ पेपर 80 अंक आप जान सकते हैं कि 80 अंक के पेपर में प्रमुख है अर्थशास्त्र को 20 अंकों में माना। 20 अंक जिस प्रकार से दिए गए हैं उनमें मैं जैसे जैसे लेसन पढ़ाऊंगा, लेसन नंबर 14 से लेकर के लेसन नंबर का जो दिए हैं 18 तक अर्थशास्त्र के 5 लेसन और बचे 2 लेसन जो रोड सेफ्टी और उसकी संस्था के संबंधित है, सड़क सुरक्षा और स्वच्छता। यहाँ जो है अर्थशास्त्र 20 अंकों में प्रमुख है। पहला आपने को दिया है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि आर्थिक अवधारणाएं इसमें एक अंक के 3% एक अंक के 3%। इन प्रश्नों में प्रमुख है हर प्रतिवर्ष बोर्ड में छोटी छोटी बातों को पहले प्राथमिकता दी जाती है कि हमारे जो पढ़ाई करने इसके हमारे आर्थिक स्थिति एक जीवन में सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किन क्षेत्रों में हमें प्रगति करनी है और किन क्षेत्रों में हमें किसी प्रकार से अपने जीवन को अपने कैरियर को बनाना है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे यहाँ प्रमुख है अपने आर्थिक स्थिति और अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए आय का होना जरूरी है। अब देखिए एक आय शब्द दिया है। आय शब्द प्रमुख है, इससे हम जान सकते हैं कि हम जितना कमाते हैं और जो धन बचता है उसको आय का स्वरूप दिया गया है। इस आय से हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। हमें किसी भी प्रकार से आय को मजबूत कैसे करना है, देश की स्थिति को कैसे मजबूत करना है, इस लेसन से हम वही बातें जान सकते हैं। जैसे मान लो परिवार में जितने लोग कमाते हैं, जो धन कमाया है उसको आय का नाम दिया गया है और जितने लोग उस परिवार के कमाते हैं उनको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे मान लो कुल परिवार की आय होगी, जितने आदमी कमा रहे हैं तो टोटल तो उनकी पारिवारिक आय होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति जितना कमाता है वो कितना कमा लेता है इसके ऊपर निर्भर रहता है राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय जिस तरह से परिवार की आय होती है वैसे ही देश की आय को भी हमें जानना जरूरी है कि हमारे देश में कितना धन कमाया जाता है और उसको किस प्रकार उसको व्यवस्थित तरीके से आर्थिक सुदृढ़ रूप में दिया जाता है। वैसे तो प्रमुख पहले हमें ये जानना है बोर्ड क्लासों में प्रतिवर्ष जहां बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पहले इस परिभाषा को प्राथमिकता दी जाती है कि राष्ट्रीय आय प्रमुख अपने देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर राष्ट्रीय आय कमजोर है तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और अगर राष्ट्रीय आय सुदृढ़ है तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इसके लिए हम विस्तार से जानेंगे राष्ट्रीय आय की प्रमुख परिभाषा क्या होती है कि किसी देश में एक वित्त वर्ष में सभी संसाधनों के द्वारा कमाया गया धन राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस परिभाषा को प्रमुख रूप में किसी देश में एक वित्त वर्ष सभी संसाधनों के द्वारा
कमाया गया धन राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय को प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं किया जाता है। किया जाता है बल्कि नहीं किया जाता है अर्थात अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। हम जान सकते हैं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनको उत्पादन की प्रक्रिया में उन्हें काम में लिया जाता है। जिससे कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको एक उत्पादन प्रक्रिया में काम में लेने के पश्चात उन्हें दूसरी प्रक्रिया में काम में नहीं लिया जा सकता है। जैसे मान लो हमारा टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, इन चीजों को एक अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उनसे कोई वस्तु नहीं बनाई जाती है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु जैसे मान लो दूध है, चीनी है, इसको किसी भी प्रकार से हम अन्य चीजों में काम में लेते हैं, उनसे दूसरा उत्पाद बनाते हैं, तो हम उसको मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, अंतिम वस्तु देश के नागरिक या देश में रहने वाले व्यक्ति जिन वस्तुओं को अंतिम रूप में काम में लेते हैं उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, वो ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूप, इसके विभिन्न रूप बताए हैं कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं जो प्रमुखतः यह काम में ली जाती है। विभिन्न रूप के अंतर्गत कहते हैं कि इसको जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जो प्रमुखतः हमारी जितना हम कमाते हैं उसमें कितना देश को लाभ होता है, जिसके अंतर्गत देखिए जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, साधारणतः उनको जीडीपी या जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय जैसे मान लो जीडीपी है, जिसको ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं और शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। अब देखिए, जिसके अंतर्गत कहा गया है हमारी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत, घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जिन उत्पादों को उत्पादित करते हैं उनको सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। कि हमारी घरेलू सीमाओं में रहकर के जिन संसाधनों से उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हम बड़ी बात नहीं जानते हैं, हमें किसी भी प्रकार से हमारे देश की जो इकोनॉमिक दर है उसको जानने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद का जानना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए इसके विभिन्न रूप बताए गए।
ये 4 रूप दिए गए कि राष्ट्रीय आय के रूप भी बताए गए हैं। दूसरी तह तक हम जाएंगे तो हम जानेंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय का महत्व क्यों रखा गया है, कि जो ये राष्ट्रीय आय है इसको महत्वपूर्ण क्यों माना। राष्ट्रीय आय का महत्व किस कारण से महत्वपूर्ण हुई है, इसके पहलू हमारे बुक में प्रमुख दस्ता पहले 4 पॉइंटों में दे रखा है, भली बात स्पष्ट दे रखा है। उसमें हमें राष्ट्रीय आय के महत्व को इसलिए जाना जाता है, इससे देश की प्रगति का पता लगता है, देश की प्रगति या अर्थव्यवस्था का पता लगता है। और इससे अगर राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए भी की जाती है कि 2 देशों के बीच की अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो देश में जो संसाधन है उन संसाधनों के हमें उत्पादन का भी पता चलता है कि किन किन संसाधनों से हमें देश की आय को प्राप्त होती है, कि हमारे देश आय कहां से मिल रही है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय से हमारी प्रमुख आने वाली भावी नीतियों की भी जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी राष्ट्रीय आय में कितना मुनाफा है तो हमें आने वाली नीतियों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। अगर हमारे पास राष्ट्रीय आय में नुकसान है तो आने वाली नीतियों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इसका महत्वपूर्ण माना गया है। जो हमारी बुक में प्रमुख 4 पंक्तियों में इसके पॉइंट दे रखे हैं, स्पष्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत नहीं आती है। अभी इसकी संबंधित कि हमारे राष्ट्रीय आय का जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें आने वाले समय में जैसे मान लो नया कुछ विचार करना है, हमें बांधों का निर्माण करना है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, हमें रेलवे का विकास करना है, इन सब चीजों में जो फंड बनाया जाता है, जो धन आने वाले समय में खर्चा किया जाता है, वो सारा राष्ट्रीय आय के ऊपर ही निर्भर है। और हमें ये भी पता है, देखिए जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति कमा करके लाता है तो वह पारिवारिक आय होती है, जब बहुत सारे कमा करके लाते हैं पूरे परिवार की आय होती है। ऐसे ही देश की आय के लिए व्यक्तियों की आय का कोई अर्थ नहीं है, व्यक्तियों की आय को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य पर उन मूल्यों को ही जोड़ा जाता है। कि देश में अंतिम वस्तुओं की खपत ज्यादा होगी, लोग अंतिम वस्तुओं को ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है और उसमें राष्ट्रीय आय में भी बहुत ही बढ़ती होती है। इस कारण से देश की राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं की खपत होना बहुत जरूरी है। जहां अंतिम वस्तुएं ज्यादा बनती है तो राष्ट्रीय आय भी उस देश की अधिक से अधिक होती है। इन सब पहलुओं के बारे में प्रमुख दस्ता हमें ये जानना है। अब इसमें देखिए, जहां 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर ये पूछा जाता है, प्रमुख क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चनों के अंतर्गत ये वीआईपी क्वेश्चन बनता है यहाँ कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। बोर्ड में कई बार आया राष्ट्रीय आय की कीमत, और राष्ट्रीय आय के दिन 2 रूप बताइए, जिसमें इनमें से आप 2 रूप बता सकते हैं कि जहां पर मुख्य जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, और शुद्ध घरेलू उत्पाद इनका नाम दिया गया है। 2 रूप बता सकते हैं एक अंतर्गत के अंतर्गत। और फिर है राष्ट्रीय आय का महत्व, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय आय का महत्व, जिसके अंतर्गत यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राष्ट्रीय आय के 2 महत्व बताइए। इसमें हमें ये जानना होता है कि राष्ट्रीय आय के 4 महत्व बताइए आपको, स्पष्ट है उन महत्वों में से 2 बताने, जिसके अंतर्गत यह है कि राष्ट्रीय आय से देश की प्रगति का पता लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है या कमजोर, और अलग अलग क्षेत्र में उन क्षेत्रों के संसाधनों से पता लगता है कि हमें किस प्रकार आय प्राप्त हो रही है। जैसे मान लो हमें जानते हैं कि अर्थशास्त्र में क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से बांटा गया, जिसको हम अलग तरीके से इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत,
जहाँ पर है इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं कि कार्य के आधार पर क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके साथ ही अब आगे आपके नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय के रूप में बताया गया प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण है। हमें ये कई बार पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो हम बताएंगे किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होने वाली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। तो हम उत्तर रूप में हम लिखना चाहिए तो प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा देश की कुल जनसंख्या। अगर हम देश की कुल राष्ट्रीय आय और उसमें कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय मानते हैं किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होने वाली आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय का जो कुल है उसमें जनसंख्या का भाग देते हैं तो उसमें जो प्राप्त होने वाली आय है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय हमारे लिए एक परिवार की आय कहलाती है और उस प्रति व्यक्ति आय का मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगी जब हमारे देश की अंतिम वस्तुओं की खपत ज्यादा होगी।